Hello, very welcome to all of you on Success Plus Academy. My name is Sumit, and today we will discuss a very important topic of ancient history, which is साउथ इंडिया हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारत में हमने अभी तक 21 लेसन पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने 1 से 21 तक के पार्ट नहीं देखे हैं, पहले वो 1 से 21 तक के पार्ट देखें, ताकि आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी डिटेल में आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ सकें। ओके, तो ये जो हमारा लेसन है, ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और वेरियस स्टेट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे संगम युग के बारे में। संगम युग क्या था, इसका हमें 2 पार्ट में पढ़ना है, और ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में हम इसकी राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री। कौन कौन से वंश ने, कौन कौन से राजाओं ने इस पे शासन किया, उनका एरिया क्या था, उनके बीच में कितने युद्ध हुए, किस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो था, वो हमें इसमें डिस्कस करना है। और जो इसका अगला पार्ट है, उसमें हम संगम एज का जो इतिहास है, साहित्य है, इसकी आर्ट है, कल्चर है, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ से कहाँ का इलाका है जिसको हमें पढ़ना है। तो ये देखिए, आपको पता है मोस्ट साउदर्न इंडिया का जो हिस्सा है, जो मेन लैंड चाइन इंडिया है, उसका मेन हिस्सा जो है पेनिनसुलर इंडिया जिसको कहते हैं, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत जो है, उसका नीचे ही नीचे वाला हिस्सा हमें पढ़ना है। इसमें 3 वंश थे, पहली से लेके 4वीं शताब्दी तक इन वंशों ने मेनली शासन किया। चेरा, चोल्या और पांड्या, इन 3 वंशों के बारे में हमें पढ़ना है, और इन्हीं के समय को बोला जाता है संगम एज। ठीक है, तो ये चेरा वंश है, इसने यहाँ शासन किया, जो आज मॉडर्न डे केरला वाला इलाका है उसको इसने शासन किया। ये आंध्र प्रदेश जो है, इसका इलाका है, इसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला इलाका में चोला वंश ने शासन किया। और पांड्य वंश ने तमिलनाडु और ये जो नीचे का हमारा भारत है, साउदर्न मोस्ट इलाका है, यहाँ पे कन्याकुमारी तक इसने शासन किया। ठीक है, तो इन वंश के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि संगम क्या है, संगम किसे कहते हैं। संगम बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बाकी नेक्स्ट लेसन में हमें यही पढ़ना है। संगम बोलते हैं यानी कि गोष्ठी, एक तरह से मिलन, मिलन होता है संगम। तो कुछ इतिहासकारों ने, कुछ लिटरेचर के जो साहित्यकारों के कुछ बैठक हुई, संगम हुए, संगोष्ठियां हुई, उसी टाइम के बारे में लिखी गई ये चीजें, उसको बोला जाता है संगम। तो संगम एज, वैसे संगम जो लिटरेचर है वो 3री से 4थी शताब्दी के बीच में लिखा गया। 3री से 6ठी मेनली अगर आप देखें, 3 संगम पीरियड थे, 3 संगोष्ठियां हुआ करती थी। लेकिन ये जो पीरियड है, ये पहले के बारे में बताता है, ये साहित्य है, ये पहले के बारे में बताया करता है कि कब कब कैसे कैसे शासन हुआ करते थे इन राज्यों में। अब हमें पॉलिटिकल इतिहास पढ़ना है, तो एक बार थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि संगम पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टी थी, और वो आज के समय उनका शासन जो है मॉडर्न डे सिटीज में कहाँ पे है, और इनकी कैपिटल क्या थी उस समय पे, और इनके मेन रूलर कौन थे, इनके जो पोर्ट जो थे यानी कि बंदरगाह जो थे वो कौन से थे इंपॉर्टेंट, जहाँ से ये व्यापार किया करते थे, और इनके एम्बलम यानी कि इनके राष्ट्रीय प्रतीक क्या हुआ करते थे, वो हमें इस स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। एक वंश था चेरा, जो मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ। ये वाला जो चेरा वंश है, इसका शासन कहाँ पे हुआ करता था उस समय के, और आज का जो केरला वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसका शासन हुआ करता था। इसकी कैपिटल थी वंजी, वंजी इसकी कैपिटल थी। इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे चेरान और सेंगुगुट्टन, सेंगुगुटवन। देखिए, मैं आपसे पहले ही माफी चाहूंगा कि कुछ शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है साउथ इंडिया के हिस्ट्री में, वो मेरा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मैं उस इलाके से नहीं हूँ, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, शंगुगुट्टम ये एक इंपॉर्टेंट राजा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट थे मुसिरी और टोंडी, और इनका जो एम्बलम था, ये पूछे जाते हैं कई बार कि इनका एम्बलम क्या था, यानी कि चेरा वंश के जो शासक हैं, इनका एम्बलम क्या था, राष्ट्रीय प्रतीक क्या था। तो इनका था बो एंड ओरो, यानी कि धनुष और तीर। जो तीर है वो है, मैं आपको मैप में आगे बता दूंगा, ये है चेरा वंश, और यहाँ पे आपको दिख रहा है धनुष, और उसके साथ में लगा हुआ ये एक तीर लगा हुआ है। तो ये इनका प्रतीक था, इनके देश का एक ध्वज के ऊपर प्रतीक क्या था, एम्बलम क्या था, एक इनका है धनुष और उस पे लगा हुआ तीर। ओके, फिर है चोला वंश। चोला वंश आज के समय के आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आपको पता है, साउथ इंडिया के जो जो वेस्ट ईस्टर्न पोर्ट है यहाँ है, आपको पता है ये चोला वंश है, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। और इनका
जो एम्बलम है वो भी आपको दिख गया होगा, टाइगर, मैंने आपको मैप में दिखा रखा है। टाइगर इनका क्या है, एम्बलम था। ध्वज के ऊपर टाइगर हुआ करता था, यानी कि बाघ होता था। ठीक। उरियर और पुहार इनकी कैपिटल थी। शुरुआत में इनकी उरियर थी, बाद में इन्होंने पुहार में भी शिफ्ट करी। तो उरियर इनकी कैपिटल थी। मेनली पूछा जाए तो आप उरियर जवाब देंगे। करिकाल, करिकाल एक इनका इंपॉर्टेंट रूलर था। करिकाल, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ज्यादा रूलर्स के बारे में पढ़ना नहीं है, चेरा चोला के बारे में, जो मेन रूलर हैं उन्हीं के बारे में आपको इनकी चीजें पढ़नी है। और इनका जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो था कावेरीपट्टम। कावेरीपट्टम, और ये इसी ने बसाया था कावेरीपट्टम पोर्ट, और यहाँ पे नगर भी कावेरीपट्टम करिकाल ने बसाया था। आपको इसका एवलम पता चल गया, बाघ है। फिर है पांडे। पांड्या डायनेस्टी के जो रूलर थे, इन्हीं की वजह से संगम एज हुआ, क्योंकि जो संगम, जो संगोष्ठियां हुई थी, उन साहित्यकारों की जो बड़ी संगोष्ठियां हुई थी, उनको जो संरक्षण प्राप्त था वो इन पांड्य वंश का ही था। इन पांड्य वंश के शासकों ने ही ये संगम करवाए थे, जिनकी वजह से वो लिटरेचर इस तरीके से लिखे गए और इन राजाओं के बारे में हमें इतनी डिटेल पता चली। ठीक है। तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न डे तमिलनाडु है, यहाँ पे इनका शासन हुआ करता था, पांड्य शासकों का। देखो, इनके बीच में काफी आपस में लड़ाइयाँ हुई। उनके समय इनका जो एरिया है वो काफी बार बदलता रहा। कभी इधर शिफ्ट हो गए, कभी पांड्या ने चेरा को जीता, कभी चोला ने चेरा को जीता। तो उनका जो एक्सटेंशन है बाउंड्रीज का वो बदलता रहा। लेकिन मेनली हम देख रहे हैं कि केरला में चेरा थे, आंध्र प्रदेश में चोला थे, और तमिलनाडु में पांड्या थे। इनकी कैपिटल थी मदुराई। ठीक है, पहला संगम भी यहीं पे हुआ था, मदुराई में। और नेडुचेलाई, नेदुचेलाई इनका एक इम्पोर्टेंट रूलर हुआ करता था। ठीक है। और इनके बारे में हमें पता चलता है कि इनकी कावेरी, मुजिरी और कोर कवाई, ये तीन इनके इम्पोर्टेंट पोर्ट थे। और कार्प इनका एम्बलम था। कार्प क्या होता है, एक तरह की मछली होती है, कार्प मछली होती है। देख सकते हैं आप मैप में, ये मछली जो थी, दो मछलियां जो थी, ये इनका क्या था, ध्वज था। एक तरह से इनके ध्वज के ऊपर इनका प्रतीक हुआ करता था। ठीक है। इनके बारे में आपको पता चलता है। जो मेगास्थनीज जो था, देखो मेगास्थनीज की बात कब चलती है, 3rd सेंचुरी बीसी में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। उससे पहले जब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पे, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आक्रमण किया था, तो मेगास्थनीज को कहाँ छोड़ के गया था वो, सेल्यूकस निकेटर को भारत में छोड़ के गया था। और सेल्यूकस निकेटर के दरबार में मेगास्थनीज था। उस मेगास्थनीज ने पांड्य वंश के बारे में बताया है कि इनको माबर बोलता था वो, माबर। माबर नाम का एक वंश है जिनके यहाँ पे मोती बहुत पाए जाते हैं, ऐसी बात उसने वर्णन किया है। तो एक आपको पता चल जाएगा कि पांड्य वंश जो था वो चंद्रगुप्त के समकालीन तो था। ठीक है। तो ये संगम एज उसी समय से चलती आ रही है। मैं आपको दक्षिण भारत का इतिहास पहले से नहीं बता रहा था, कि मैंने आपको जब भी बताया था, जब हम पढ़ रहे थे अशोक सम्राट के बारे में, कि अशोक ने भी बताया है, उसके भी जो अभिलेख है उनमें वर्णन मिलता है कि चेरा, चोला और पांड्या जो डायनेस्टी के रोल है, इससे ऊपर तो अशोक का शासन था, लेकिन जो नीचे वाला है इस इलाके में अशोक का शासन नहीं था। और यहाँ पे ये तीनों डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में इनके बारे में देख लेते हैं कि जो चेरा वंश है, चेरा, चेर वंश भी बोलते हैं, ये क्या था। चेर जो है, आज को अगर पूरा, स्पेशली हम पूरा एरिया वाइज देखें तो इनके पास सेंट्रल और नॉर्दर्न केरला का जो इलाका है ये पूरा था। और कोंगू रीजन है तमिलनाडु का, यहाँ पे ये वाला, ये भी इन्हीं के अंडर आया करता था, चेरा जो शासकों के बीच में। ये आपको एक चेरा शासक दिख रहे हैं, इनकी डायनेस्टी का मैप आपको दिख रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न घाट के जो इलाके हैं वो इन्हीं के अंडर आया करते थे। ठीक है। और उदयन जेलर वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। उदयन जेलर नाम का एक राजा था, जेलार, उदयन, उदयन जेलार। ठीक है, जेलार, सॉरी, जेलार, उदयन जेलार नाम का एक राजा था, जिसने इस डायनेस्टी की संस्थापक था, जो इसका संस्थापक माना जाता है। वंजी, वंजी जो थी वो इसकी कैपिटल थी, वंजी कैपिटल सिटी हुआ करती थी। उसके बाद में मुशिरी और टोंडी, जो यहाँ पे दो पोर्ट हुआ करते थे, मुशिरी और टोंडी, जहां से ये क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। और इनका जो व्यापार था, ये पता चलता है कि ये वेस्टर्न जो लोग हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके साथ इनका व्यापार हुआ करता था। एम्बलम मैंने आपको बता दिया, इनका एम्बलम क्या था, तीर, और जो वो क्या बोलते हैं हमारा धनुष, वो इनका था, एम्बलम था इनका, नेशनल प्रतीक था।
द फर्स्ट सेंचुरी पुलगार इंस्क्रिप्शन रेफर टू 3 जनरेशन ऑफ चेरा किंग। 3 जनरेशन थी। पुलगार का जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उसमें ऐसा पता चलता है कि इनकी चेराओं की जो 3 जनरेशंस ने राज किया था, तो ये है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था वो था सेंगुगुटवन, जिसने सेकंड सेंचुरी सीई, यानी कि सी यानी एडी एक ही बात है, यानी कि एनो डोमिनो बोल दो या फिर कॉमन एरा बोल दो। तो सेंगुगुट्टम ने दूसरी शताब्दी में राज किया था और ये सबसे प्रोमिनेंट रूलर था, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेट रूलर था इनका। और इसके मिलिट्री अचीवमेंट हैं वो बताए जाते हैं शिलापट्टिकरम एक इपिक है जो संगम पीरियड में लिखा गया था, और ये अभी भी मिल जाता है। काफी सारे संगम एज के जो अभी जो लिखी हुई साहित्य हैं वो नहीं मिलते, लेकिन ये मिल जाता है। हम साहित्य में पढ़ेंगे तब सारा आपको बताएंगे, ठीक। विच इज टॉक अबाउट हिमालयन एक्सपेंडिचर, यानी कि हिमालय की तरफ से आने वाले जो हिमालय की जो वो है क्या बोलते हैं पर्वतमालाएं हैं, वहां तक इसका शासन था और वहां तक इसने कुछ सैन्य अभियान किए थे और बहुत सारे नॉर्थ के राजाओं को इसने हराया था, ऐसा पता चलता है इस साहित्य की इपिक से, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस इन तमिलनाडु ए पटिनी कल्ट इसने एक वो बनाया था, और इसमें इसने बताया कि कन्नगी को आइडियल वाइफ माना जाएगा। कन्नगी के बारे में एक कथा है, और ये कथा ऐसी है कि कन्नगी एक औरत थी यहाँ पे साउथ इंडिया में, यहाँ तमिलनाडु में। और उसने क्या किया, उसके हस्बैंड को जो पांड्य वंश के शासक थे उन्होंने मार दिया इन द सेंस कि उनको एक तरह से बिना किसी प्रोसेस के उसको मौत की सजा दे दी थी। तो कन्नगी ने उसका बदला लिया, उनको क्या दिया, श्राप दिया। और इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि पांड्य वंश का एक तरह से विनाश हो गया था कन्नगी की वजह से, उस शराब की वजह से। तो उसने अपनी पत्नी धर्म निभाया और आदर्श पत्नी के रूप में माना जाता है दक्षिण भारत में इसको, और पूजा जाता है पत्नी कल्ट को, ठीक है। तो कन्नगी की एक कथाएं हैं, कुछ रोचक कहानियां हैं, वो फेमस थी। तो इसलिए इसने क्या कहा, कन्नगी को क्या पूजनीय माना जाएगा, एक आदर्श महिला की तौर उस पे जाना जाएगा। और इसी तरीके से जिस तरीके से उत्तरी भारत में जो अनुसुईया और जो गार्गी जैसी महिलाएं थी, उसी तरीके से इसको पूजनीय माना गया दक्षिण भारत में। और ये चेरा जो शासक थे, ये वैसे भी क्या मानते हैं, ये वैदिक धर्म को अपन मानते थे, तो वैदिक धर्म को मानते थे तो इनको इसी तरीके से स्त्री को ये पूजनीय मानते थे, जो कि अपने पतिव्रता होती थी, उसी तरीके से ये पतिव्रता स्त्री थी, ठीक। ही वॉज द फर्स्ट टू सेंड एन एम्बेसडर टू चाइना फ्रॉम द साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत से चाइना में एक एम्बेसडर भेजने वाला राजा कौन था, ये था सेंगुटू वन था, जिसने दक्षिण भारत से चाइना में अपना क्या भेजा, राजदूत भेजा, यानी कि एम्बेसडर भेजा। फिर है चोला किंगडम के बारे में भी थोड़ी चीजें जान लेते हैं। चोला किंगडम जो था, जो मैंने आपको बताया कि ये आज के समय आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है वहां पे इनका रूल हुआ करता था। और ये संगम पीरियड में इनको क्या माना जाता है कि साउदर्न जो आंध्र प्रदेश है मेनली वहां पे ये फैला हुआ था। इनिशियली इनकी कैपिटल उरियर थी और बाद में इसकी पुहार भी कैपिटल बन गई, जिसको पोम पुहार भी बोला जाता है, ठीक। तो उरियर पहले थी और बाद में पुहार बन गई। और इनका जो राष्ट्रीय प्रतीक था वो क्या था, एक चीता या एक बाघ, एक टाइगर था चोला का, और ये अपने ध्वज पे इनको भाग रहता था। करिकार एक जो राजा था जिसने 190 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट 190 में इसने शासन शुरू किया था, और ये इस वंश का सबसे प्रोमिनेंट रूलर माना जाता है, ग्रेटेस्ट राजा इस वंश का माना जाता है। और पट्टनी प्लाई, ये इसमें बताया गया है कि ये एक बहुत ज्यादा अच्छा मिलिट्री लीडर था। इसके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है, और वो मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थे, इसने चेरा और पांड्या के 11 राजाओं को हराया था, और छोटे छोटे जो आसपास के कबीलाई राजा हुआ करते थे उनको मिला के चेरा, पांड्या और ये स्मॉल चीफ को 11 राजाओं को इसने हराया था। इसका मतलब ये बहुत ही पावरफुल राजा था। और इन युद्धों को, ये जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, ये 11 जो लड़ाइयाँ लड़ाई गई, इनको बोला जाता है बैटल ऑफ वेणी के युद्ध बोला जाता है इनको, वेणी के युद्ध। वेणी में इसने ये युद्ध लड़े और सारे युद्धों को जीता, ठीक है, करिकाल ने। और ये करिकाल है, ये भी वैदिक रिलीजन को ही फॉलो करता है। वैदिक रिलीजन से आप समझ सकते हैं सनातन धर्म को ये बेसिकली फॉलो करता है, ठीक। और इसके समय में जो ट्रेड और कॉमर्स है
वो बहुत अच्छी प्रॉस्पर्स थी जो इनको मिला हुआ था। आपको पता है वेस्टर्न जो पूरा जो बंदरगाहें हैं वो सारी इनके कंट्रोल में हुआ करती थी। जो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी जो है हमारा, उधर का जो इलाका है ये पूरा इसके कंट्रोल में हुआ करता था, इधर वाला। ठीक है, तो इधर वाले जो बंदरगाहें हैं वो इसके कंट्रोल में होती थी और इसके समय ट्रेड और कॉमर्स का अच्छा खासा प्रभाव था, ऐसा वर्णन आपको उनमें मिल जाएगा। ठीक है, और बात इसके बारे में, ही also constructed in irrigation tanks near river Kaveri to available water to reclaim land and from the forest of farming। तो जो फॉरेस्ट की तरफ से जो इलाका इनको मिला था, जो जगह इनको मिली थी, जो लैंड मिली थी, उसको इरिगेशन के लिए, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए जो कंप्लीट उसको क्या बनवाया था, एक इन्होंने टैंक बनवाए थे, इरिगेशन सिस्टम बनाया था ताकि लोग वहां पे सिंचाई कर सके और वहां पे क्या कर सके, खेती बाड़ी कर सके। ठीक है, तो दक्षिण भारत में इसने ये करवाए थे काम। फिर एक हमारा आता है लास्ट, वो है पांड्य वंश। पांड्य जो डायनेस्टी है इसके बारे में क्या देखना है कि ये आज के समय का जो तमिलनाडु है, साउदर्न हिस्सा, इंडिया का जो मोस्ट साउदर्न हिस्सा है तमिलनाडु, वहां पे इन्होंने शासन किया था। मदुराई इनकी किंग क्या थी, कैपिटल थी। कार्प जो एक तरह की मछली है वो इनका क्या था, नेशनल एम्बलम था, यानी कि इनके जो राज्य है इसका क्या था, प्रतीक था। मैगस्थनीज ने इनके बारे में वर्णन किया है। आपसे पूछा जाए संगम एज के बारे में मैगस्थनीज ने कौन से वंश के बारे में लिखा है, तो वो है माम्बर। माम्बर लिखा है इसने पांड्य वंश के बारे में। और मैगस्थनीज की कौन सी बुक है भारत के बारे में, इंडिका। इंडिका बुक किसने लिखी, मैगस्थनीज ने लिखी। इसमें पूरे भारतवर्ष के बारे में इसने वर्णन किया है और मोस्टली इसने चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य समाज के बारे में किया है। और भी दक्षिण भारत, नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इलाका जो पूरा भारत है उसके बारे में भी इसने वर्णन किया है। और बाकी भारत तो वैसे भी आपको पता है कि जो भारत का बाकी सारा इलाका है, अगर हम चेरा चोला और पांड्या को छोड़ दें तो उस समय चंद्रगुप्त के अंदर आया करता था। किंग ये जो है क्या बोलते हैं इसका, नेडुजेलियन, किंग नेडुजेलियन जो था वो इसका सबसे पावरफुल राजा माना जाता है पांड्य वंश का। और माइथोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया है कि कन्नगी जो एक औरत थी जिसके हस्बैंड को फांसी दे दी गई थी पांड्य वंश के शासकों द्वारा, और उसका हस्बैंड का नाम था कोवालन। इसकी इसके कर्ष की वजह से, इसके श्राप की वजह से क्या हुआ था, इस वंश का पूरी तरह से खात्मा हो गया था और मदुराई में ये वंश क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया था, बर्न्ट हो गया था, खत्म हो गया था, भस्म हो गया था एक तरह से। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है। और इसी के बाद कन्नगी को एक आदर्श महिला की तरह पूजा जाता है दक्षिण भारत में। तो एक देवी, एक कल्ट की तरह इनको पूजा जाता है, पत्नी कल्ट। ओके, तो ये था हमारे दक्षिण भारत के तीनों चेरा चोला और पांड्य डायनेस्टी के पॉलिटिकल इतिहास को हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे इसका साहित्य, इसकी कला, इसकी संस्कृति, किस तरह से इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। तो अगला वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको संगम एज आपका पूरा कवर हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।